हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम रोज लाइव क्लास में आते हैं जो कि 1 से 2 होती है, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग उस वीडियो में नहीं आ पाते यानी उस क्लास में नहीं आ पाते तो आप लोग ज़रूर कल से आना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं ना, या फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर होते हैं ना, वो सारे हम उस लाइव क्लास में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। सो आज भी हमने की थी तो वो ज़्यादा क्लियर आ नहीं पाई है, इसीलिए मैंने वो वीडियो जो थी ना उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी PDF मिल जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, एग्ज़ाम पेपर हैं तो एग्ज़ाम पेपर ही लिख के लाए हैं। ठीक है, और वही हमारे सामने एक पॉइंट है कि भाई हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर आए हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन है वो, क्योंकि अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन, एक मिनट, आप लोगों के पास अगर व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन पेपर से आप क्या कीजिएगा कि ये 36 क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन की जब हम बातें करते हैं तो याद रखना कि इवेंट्स मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कि हम देखते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत को चिन्हित करने वाली घटनाएं बताइए। ठीक है, यानी आधुनिक युग जो शुरू होता है ना, उसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या कोई मेन पॉइंट हो सकते हैं, या बिगिनिंग शुरू करने के पीछे जो मार्किंग होती है वो क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब आधुनिक युग शुरू होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति होती है, यानी कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन देखने को मिलता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में उन्नति ने औद्योगिक सोच और तकनीक प्रगति की नींव रखी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति बहुत ज़्यादा निकल के आने लगी थी, जिसके कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे उड़न तुरी, भाप इंजन और आप लोग मुझे बताइए कंपास हो गया। ठीक है, इन सब का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। इसी के तहत हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी ना, अभी नेक्स्ट पॉइंट यही है, औद्योगिक क्रांति के कारण भी हम देखते हैं मशीनों के अंदर वैज्ञानिक खोज होने लगी थी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे सामने क्या है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की जब हम बात करता हूँ तो 18वीं सदी के अंत में 19वीं सदी की शुरुआत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमने इतनी सारी वीडियो बना दी है ना उसकी, कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप सारी वीडियो देख लोगे ना तो अपनी क्लास में ना केवल पास हो जाओगे बल्कि टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो टॉप करने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अब मैं ना भी एक्सप्लेन करूँ ना तो भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, वैज्ञानिक क्रांति क्या है, वो सब बच्चों को पता है। ठीक है, जो भी SYC देकर बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो भी बच्चे मेरे परमानेंट स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी जो अप्रैल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं आपको बता दूँ कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखिए, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो पहला वैज्ञानिक क्रांति और दूसरा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए, तो 37 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पेपर का कि रीजन्स फॉर ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में परिवहन के सुधार के लिए अंग्रेज़ों द्वारा निवेश के कारण बताइए। यानी कि परिवहन में क्यों खर्चा किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, अंग्रेज़ जो थे वो परिवहन में इतना खर्चा क्यों कर रहे थे, उसके ऊपर की बात करता हूँ। तो पहला पॉइंट तो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आर्थिक शोषण। जब मैं आर्थिक शोषण के बारे में बात करता हूं तो याद रखना कि बेहतर परिवहन अवसंरचना से ने भारत से ब्रिटेन तक कच्चे माल के कुशल निष्कर्षण और निर्यात में मदद की, जिससे आर्थिक लाभ बढ़ा। ठीक है, यानी कि आर्थिक शोषण करने के लिए परिवहन पर खर्चा किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, ये कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाकर उसका सही तरीके से यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और हमारे खिलाफ कर रहे थे। ठीक है, हमें जो चीज़ वो 20 रुपये में बेचते थे वो 2 रुपये का हमसे खरीदते थे। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत मिला के 5-6 रुपये की चीज़ हमें 20 रुपये में बेचा करते थे। तो इस तरीके से हमारे साथ ही वो क्या करते थे, हमारी चीज़ हम ही कोई चेप दिया करते थे महंगे रेट में। ठीक है, चलो अगला है प्रशासनिक दक्षता, यानी कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यानी बेहतर परिवहन ने ब्रिटिश भारत के विशाल क्षेत्रों पर प्रभावी प्रशासन और नियंत्रण की सुविधा प्रदान कर दी। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने बताया, पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी आर्थिक शोषण और प्रशासनिक दक्षता। ठीक है, अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
हमारे सामने इसका और में एक क्वेश्चन है, और में तो देखते हैं। और में क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है, रीज़न फॉर क्रिएटिंग एन इंग्लिश एजुकेटेड क्लास इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेजी पढ़े लिखे समाज का सृजन करने के कारण क्या है। ठीक है, तो पहला तो है प्रशासनिक आवश्यकताएं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। ठीक है, दूसरा है मतलब पहला तो है प्रशासनिक आवश्यकता, यानी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत कब पड़ती है? जब प्रशासन में काम करना हो। ठीक है, यानी अंग्रेजी शिक्षित वर्ग जो थे वो ब्रिटिश नीतियों और भाषा को समझने वाले कर्मचारियों के माध्यम से औपनिवेशिक प्रशासन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते थे। यानी उनको पता है बाहर से लेकर आओ, अब यूरोप से लेकर आओ ब्रिटिश लोगों को, तो वो पहले उनका खर्चा उठाओ, फिर उनकी स्किल पे काम करो। इससे अच्छा यहीं इंडिया के लोगों पे स्किल पे काम करते हैं, एक हमारे गुलाम बन के रहेंगे और दूसरा हमसे कम सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे। सैलरी तो ना भी दोगे तो भी चलेगा, है ना। तो पहला पॉइंट तो यह है प्रशासनिक आवश्यकता, और दूसरा क्या है? सांस्कृतिक नियंत्रण। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी की लैंग्वेज सीखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लैंग्वेज के साथ साथ उसका रहन सहन, उसके विचारों को, और यहाँ तक कि उससे भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं कल्चरल चेंजेस। ठीक है, यानी कल्चरल का जिस तरीके से ट्रेडिशन का हम इधर से उधर चेंजेस करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, यानी भारत में अंग्रेजी जो है वो पढ़े लिखे समाज का सृजन करने के कारण। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा? वही हमारे ग्रुप में, और कहाँ। ठीक है, चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में मानव के अधिकारों का महत्व बताइए, मानव अधिकारों का महत्व बताइए। तो पहला तो हमारे सामने है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में वही मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोगों को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के बाद ही हमारे देश के अंदर कुछ अधिकार मिलते हैं, उसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। जैसे फॉर एग्जांपल समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक संस्था का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार। ये सारे अधिकार हैं जो हमें जन्मजात मिल जाते हैं। ठीक है, और देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, हम लोगों के कमेंट में बताइए कि कितने टोटल मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर, चलो, और दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की आधारशिला, यानी फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेसी। फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेसी, यानी ह्यूमन राइट्स आर सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, यानी कि कुल मिला के ये है कि मानव अधिकार लोकतांत्रिक ढांचे का केंद्रीय हिस्सा है जो व्यक्तियों को शोषण से बचाता है और उचित उपचार सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो पहला तो ये है मानव अधिकार के महत्व की जब मैं बात करता हूँ कि मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और दूसरा क्या है? लोकतंत्र के आधारशिला ये मानव अधिकार। ठीक है, चलो, तो अगला है हमारे सामने डिस्क्राइब एनी टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये छोटू सा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का जब वर्णन करते हैं हम या डिस्क्राइब करते हैं, टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, याद रखना। एक होता है अधिकार, अधिकार वो होते हैं जो हमें मिलते हैं संविधान द्वारा। कर्तव्य वो होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं, मगर मर्जी है, मानो ना मानो उसके लिए जेल नहीं हो सकती, मगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसके लिए जेल करा सकते हैं हम किसी का। ठीक है, चलो, तो दो बताते हैं। पहला तो है संविधान का सम्मान करो भाई। ठीक है, कर्तव्य तो आप लोगों को पता ही है, आपका कर्तव्य है कि भाई बड़ों की बात मानो, टीचर की बात मानो, है ना। अब छोटों से प्रेम करो, वो आपके कर्तव्य है, मगर कितने करते हैं वो देखने वाली बात है। नहीं करते तो कोई आपको सज़ा तो देता नहीं है, तो वही मौलिक कर्तव्य भी है। तो संविधान का सम्मान करना लिखा हुआ है, और संविधान को, नागरिकों को संविधान का सम्मान करने और उसके आदर्शों और संस्थाओं को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। वहीं पर्यावरण की रक्षा की बात करूं तो यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक वातावरण जैसे वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार करें। ठीक है, तो दूसरा तो है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये दो मौलिक कर्तव्य है, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और चाहिए हो तो आप मुझसे और भी मांग सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए, तो 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन हमारे सामने, क्वालिफिकेशन ऑफ अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी कि एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की योग्यताएं बताइए। तो भारत के राज्यपाल की जब मैं बात करता हूं तो याद रखना, पहला तो है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, यानी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, नागरिकता। दूसरा है एज या आयु, एज जो है वो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो क्वालिफिकेशन पूछे गवर्नर की, पूछने को तो बहुत सारी पूछ सकता था, मगर आप लोगों के लिए उसमें सिर्फ दो ही पूछी है। ठीक है, चलो, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए, तो और में देखते हैं। और में है
कि पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा भाई, ठीक है। तो अब एक बात आपको और बता दूं, देखो ये मान लो कि अभी हाँ भारत के अंदर तो 28 राज्य 28 चीफ मिनिस्टर अलग होंगे, ठीक है। तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बदल के बना है, ठीक है, यानी कि दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उनकी एक मिनट, अब उनकी जगह पे कौन अगला सीएम बन गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हम बात करेंगे कि चीफ मिनिस्टर की पावर क्या होनी चाहिए। तो पहला तो है कार्यकारी शक्तियाँ, यानी एग्जीक्यूटिव पावर। जब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज़ द पावर टू मेक एग्जीक्यूटिव डिसीजन एंड पॉलिसी, यानी मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है और कार्यकारी निर्णय और नीतियाँ बनाने की शक्ति रखता है। बिल्कुल हमें मालूम है कि अब एक राज्य का तो यही कार्यकारी शक्ति रखता है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर इसी के पास होती है। अगला है विधानसभा शक्तियाँ, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। जब लेजिस्लेटिव पावर की बात करता हूँ तो याद रखना कि विधायी एजेंडा को प्रभावित कर सकता है और राज्य विधानसभा में विधेयकों और कानूनों के पारित होने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यानी कि राज्य के अंदर जितनी भी कोई भी स्टेटमेंट आती है वो सारी की सारी विधानसभा की शक्तियों में आती है, ठीक है। और ये राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है, ठीक है। हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर होता ही होता है। और यहाँ पे सेंट्रल में जब हम बात करते हैं तो पीएम के पास भी यही पावर होती है, मगर वो सेंट्रल लेवल पे होती है, ठीक है। चलो सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्या है ना, हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी 3-3 के कल, ठीक है। तो 40th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कुल न्यायाधीश जो है ना भारत में, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो कि आज तक कभी कोई महिला बनी नहीं है, ठीक है। हाँ 33 अन्य न्यायाधीश होती है, चीफ जस्टिस अन्य 33 देखने को मिलते हैं हमें, अदर जजेस, ठीक है। तो टोटल 34 कहलाते हैं, उसमें से एक तो सुप्रीम होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 वहाँ के जजेस होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 34। तो यही आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो सेकंड मतलब लास्ट क्वेश्चन जो है ये 41, क्योंकि इसके बाद सारे पॉइंट जो है ना वो बड़े बड़े आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 41 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो 41 क्वेश्चन हमारे सामने, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्या लगता है आपको, ये इसका मतलब क्या है, बताइए। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि भारतीय लोकतंत्र जो है, राजनीतिक दल जो है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किस प्रकार सहायता करते हैं, उसके बारे में बताइए। तो पहला तो है रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व। जब मैं प्रतिनिधित्व की बात करता हूं तो राजनीतिक दल समाज के विभिन्न हितों और समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव और शासन के माध्यम से लोकतंत्र को साकार करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो राजनीतिक दल जो है ना वो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन का होता है, ठीक है। और अगला है पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पॉलिसी बनाती है किसी भी स्टेट या फिर किसी भी सेंट्रल के लिए, ठीक है, किसी भी देश के लिए, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन यहीं तक थे, 41 क्वेश्चन यहीं तक थे। बाकी PDF बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं हमसे ये वाली, ठीक है। और फिर से बता दूं कि आप लोग लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, उसका नुकसान आप ही को मिलेगा। तो कल से जो भी लाइव क्लास में आएगा वो नीचे कॉमेंट में अपना नाम लिखेगा और मैं देखूँगा परमानेंट अगर वो रहा मेरी क्लास में तो उसको मिलेगी PDF, और बाकियों को नहीं मिलेगी PDF जो भी क्लास में नहीं होते, ठीक है। PDF उन्हीं को मिलेगी जो भी क्लास में अटेंड होते हैं वही, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। कल क्या, अभी हम एग्ज़ाम पेपर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते हैं, बाकी बाद में मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए हुए कमेंट पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।